नमस्कार, स्वागत है आपका टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड में। यदि आपने टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड। आज हम अपनी यूनिट नंबर 10 के तहत, जिसे हम देख रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, उसमें हम कांग्रेस और कांग्रेस के पूर्व की संस्थाओं को देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, और उसके साथ साथ क्या, जब कांग्रेस की स्थापना हुई क्या उससे पहले कोई, कांग्रेस से पहले कोई संस्थाएं ऐसी चल रही थी जो भारत में जो राजनीतिक संस्थाएं थी। इन सभी के बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे। और ये जो आपका वीडियो होगा ये आपका यूपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ, एसएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी और उसके साथ साथ अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट नंबर 10। तो कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना से पहले हम ये देखेंगे कि क्या कांग्रेस से की स्थापना से पूर्व कोई राजनीतिक संस्थाएं थी। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थी जो कांग्रेस से पहले चल रही थी, लेकिन एक, ये कह लीजिए कि एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में जो उभर कर आएगी वो उभर कर आएगी कांग्रेस। उस पे कांग्रेस की स्थापना से पहले छोटी छोटी पार्टियां चलती थी और छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां थी, लेकिन वो कैसी थी, वो क्षेत्रीय थी। उनका प्रभाव इतना नहीं था जितना कि सबसे ज्यादा प्रभाव कांग्रेस का रहेगा, और वर्तमान में भी है। अब देखो, हालांकि वर्तमान में इनकी जो छवि थी वो थोड़ी धूमिल हुई है, लेकिन फिर भी वर्तमान में है कांग्रेस अब भी। तो इसे इसी वजह से हम देखेंगे कि कांग्रेस से पूर्व की कोई राजनीतिक संस्थाएं थी। उसके साथ साथ फिर देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना, ये 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। उस समय भारत का वायसराय कौन था, या फिर ये कह लें कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ये सब के आंसर आपको यहीं मिलने वाले हैं 28 दिसंबर 1885 से पहले ही। जब हम ये देखेंगे कि कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं कौन सी थी तो वहीं पर आपको इनका जिक्र मिल जाएगा। उसके बाद में इसके साथ साथ कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ देखेंगे, देखो, ये मुस्लिम लीग ने भी अपनी स्थापना कर दी। मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई, ये हुई थी 1906 में, और ये करेंगे अपनी स्थापना ढाका में। दो व्यक्ति थे, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। इन दोनों ने मिलकर ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कैसे कैसे की थी स्थापना, वो सारा सब कुछ आपको इसी वीडियो में सब कुछ मिल जाने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी, पहले स्टार्ट करेंगे कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं कौन कौन सी थी। कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, तो ये कहता है कि भारतीयों में राजनीतिक चेतना जगाने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो राजा राम मोहन राय ही थे। और इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी मोहन राय को। और वो इस उपाधि के साथ ही इन्हें भेजा गया था ब्रिटेन, अकबर द्वितीय के द्वारा। और वहीं पर क्या हो जाती है, ब्रिटेन में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, अकस्मात मृत्यु हो जाती है। तो भारत में राजनीतिक चेतना जगाने वाले पहले व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1828 में विद्या चर्चा, और इनके सहयोगियों ने 1836 में बंग भाषा में प्रकाशक गठन किया था एक। चलो, एक प्रकार से बंग भाषा में एक प्रकाशक गठन किया। उसके साथ साथ इन संस्थाओं के तहत धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों पर क्या होती थी, चर्चा होती थी यहाँ पर। उसके बाद भारतीयों में राष्ट्रीय भावना के जागरण में हेनरी विवियन डेरोजियो का नाम उल्लेखनीय मिलता है। हालांकि देखो, ये एक अंग्रेज थे, लेकिन फिर भी इन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना जगाने का कार्य बहुत जोर तौर से किया था इन्होंने। तो इसी वजह से इनका नाम क्या होता है, उल्लेखनीय माना जाता है कि हेनरी विवियन डेरोजियो ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाया था। यह एक पुर्तगाली था, ईस्ट इंडियन नामक समाचार पत्र से राजनीति का पोषण किया करता था। ये इसका मतलब ये है कि ये इसने जो भारत में समाचार पत्र चलाया था वो चलाया था ईस्ट इंडियन समाचार पत्र, और इसी के माध्यम से ही भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने का प्रयास करता था ये हेनरी विवियन डेरेजियो। उसके बाद में अब देख लेते हैं कि कांग्रेस से पहले की कौन कौन सी संस्थाएं थी। देखो, सबसे जो पहली संस्था मानी जाती है वो मानी जाती है लैंड होल्डर सोसाइटी। ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1838 में हुई थी। अब देखो, 1885 में जाकर कल की कांग्रेस की स्थापना हुई, तो काफी पुरानी थी। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई, कलकत्ता में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो द्वारिकानाथ टैगोर थे, और इसके जो सचिव बने थे वो प्रसन्न कुमार ठाकुर बने।
और इसका उद्देश्य जो था वो जमींदारों के हितों का संरक्षण करना था, कि जमींदारों से जमींदारी ना छिन जाए किसी भी तरीके से। ये इस पर जोर देती थी। हालांकि जो मजदूर थे, जो किसान थे, उनके बारे में ये संस्था इतना नहीं सोचती थी। केवल ये इसके जो हित छुपा हुआ था वो जमींदारों के खिलाफ या जमींदारों के लिए हित इसका छिपा हुआ था। इसका महत्व क्या हुआ? महत्व हुआ कि इसे बंगाल जमींदार सभा कहा गया। यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यदि पूछ ले कि भारत की प्रथम राजनीतिक सभा कौन सी थी, तो यह राजनीतिक संस्था कौन सी थी, तो वो थी लैंड होल्डर सोसाइटी। जॉन क्रिफाइड ने इस संगठन का प्रतिनिधित्व लंदन में भी किया था। उसके बाद में आपको मिलेगी अगली संगठन जो बना, वो बना आपका द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1843 में होती है, कलकत्ता में हुई। और इसकी जो स्थापना की थी वो जॉर्ज थॉमस ने की थी, या द जॉर्ज थॉमसन ने इसकी स्थापना की थी। सचिव जो बने थे वो प्यारी चंद्र मिश्र बने थे। उद्देश्य था इसकी कि कृषकों की वास्तविक दशा का अध्ययन करना, कि वास्तव में कृषकों की दशा किस प्रकार की है, उसका अध्ययन करना ही, और उसके अध्ययन करके उसको जनता के बारे में जागरूक करना ही इस संस्था का उद्देश्य बना था। और महत्व क्या, यह ब्रिटिश सोसाइटी का भारतीय प्रतिरूप थी। इसका मतलब जो ब्रिटिश सोसाइटी चल रही थी भारत में, बिल्कुल उसी की प्रति कॉपी थी एक तरीके से। जैसे एक मान लो एक ही व्यक्ति के दो नाम होते हैं, तो उस तरीके से इसको ये यहाँ पर चल रही थी। फिर अगला जो संगठन बनता है वो बढ़ता है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना होती है वो 1885 में होती है, कलकत्ता में हुई थी। और जो इसके संस्थापक थे वो थे राधाकांत देव। राधाकांत देव ने इस संस्था की स्थापना की थी। उद्देश्य जो था इसका, भारत के जमींदारों के राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ जनमानस के हितों की मांग भी करना। इनके दोनों उद्देश्य थे। इसका मतलब ये था कि जो ये जमींदारों के भी हितों की रक्षा करते थे, और उसके साथ साथ जो भारत की जनसंख्या थी, जो सामान्य लोग थे जैसे किसान, मजदूर, व्यापारी लोग, उनके हितों की भी ये मांग करती थी। महत्व क्या रहा इसका? इस संस्था का निर्माण लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर किया गया था। जो हमने शुरू की संस्थाएं देखी थी, लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। और उसके बाद में एक राजनीतिक पार्टी बनी जिसे नाम दिया गया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। भारतीय वर्षीय सभा की संज्ञा दी जाती है इसे। ये भारतीय वर्षीय सभा थी एक तरीके से। 1860 में अकाल पीड़ितों की सहायता और आयकर बढ़ाने का विरोध हिंदू पैट्रियाट में इसने किया था। हिंदू पैट्रियाट मुख्य पत्रिका थी इसकी, एक तरीके से देखें तो। नेक्स्ट है आपका, फिर थी इसकी इंडियन लीग। इंडियन लीग संगठन बना, और वो था 1875 में बना था। ये कलकत्ता में बनी थी, और स्थापना की थी इसकी शिशिर कुमार घोष ने। उद्देश्य था इसका जनमानस के राष्ट्रवाद की अनुप्रेरणा एवं राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना था इसका उद्देश्य। इसका विलय जो था वो इंडियन एसोसिएशन में कर दिया गया बाद में। बाद में जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, उसमें इसका विलय कर दिया जाता है। फिर अगली बनती है 1875 ईस्वी में कोलकाता स्टूडेंट्स एसोसिएशन। तो कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना भी कोलकाता में ही हुई थी। और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी आनंद मोहन बोस ने। ये छात्रों के हित और संवर्धन हेतु ये कार्य करती थी, कि छात्रों के हितों की रक्षा करती थी। जैसे आज भी संघ बने होते हैं, जैसे आप चले जाएं तो इस कॉलेजों में भी, यूनिवर्सिटियों में भी प्रेसिडेंट नियुक्त होते हैं वहाँ के। तो इसी तरीके से ये छात्रों के संबंध में, या छात्रों को जो परेशानी होती थी उसको समाधान के संबंध में ये सारे कार्य ये एक सोसाइटी करती थी या एसोसिएशन करती थी। नेक्स्ट आपका अगला संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन, या भारतीय राष्ट्रीय समिति भी कहते हैं इसको। तो भारतीय राष्ट्रीय समिति 1876 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। और कलकत्ता के भी अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना होती है। स्थापना जो की थी इसकी, वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर की थी। उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों के मध्य समरसता पैदा करना। इसका मतलब ये था कि हिंदू और मुसलमानों के मध्य हमेशा सदाचार का भाव रखना, इस संस्था, ये जो राजनीतिक संस्था थी, इसका उद्देश्य था। अब महत्व क्या रहा भारत में इसका? तो भारतीय जनपद सेवा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, अल्बर्ट बिल के विरोध में उत्पन्न आक्रोश को आंदोलन का रूप दिया गया। इसका जो महत्व बना, जो इतने सारे एक्ट वगैरह लाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उनको जनता को जागरूक करके उनके प्रति आक्रोश के साथ आंदोलन का प्रारूप तैयार करना, इसका महत्व बनता है।
इंडियन लीग एंड इंडियन एसोसिएशन का सचिव आनंद मोहन बोस को बनाया गया। कांग्रेस की स्थापना के पहले यह भारत की प्रथम अखिल राजनीतिक संस्था थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस की जब स्थापना नहीं हुई थी तो अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो यही थी आपकी इंडियन नेशनल एसोसिएशन। कांग्रेस के पहले सिविल सेवा प्रणाली में सुधार के लिए किसी संस्था ने कहा था, तो वो यही संस्था थी कि हाँ, कि भारत में भी कोई इस प्रकार की सिविल सेवाएं होनी चाहिए। संगठन अगला है आपका बॉम्बे एसोसिएशन। और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना होती है 1852 में, मुंबई में हुई। और संस्थापक जो थे वो दादा भाई नेहरू जी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी। सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना ताकि हानिकारक नियमों के लिए सुझाव दे सके। तो सरकार को बीच बीच में ये अपने सुझाव देती रहती थी कि इस तरह से काम कर लीजिए, उस तरह से कर लीजिए। अब ये सरकार के ऊपर था कि सरकार माने या सरकार इनकी बात को ना माने, ये सरकार के ऊपर था। बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था थी ये, इसका महत्व ये था। और अगली जो सभा बनती है या अगला संगठन बनता है वो बनता है पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1870 में होती है, बम्बई में होगी। तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी एम जी रनाडे, जे वी जोशी, एस एच चिपलू ठाकुर। तो एम जी रनाडे, जे वी जोशी, एस एच चिपलू ठाकुर ने इसकी स्थापना की थी। उद्देश्य जो था इसका वो जनता को सरकार की वास्तविकता से परिचित कराना, कि सरकार वास्तव में कर क्या रही है उससे परिचित कराना था जनता को, इनका ये उद्देश्य बना। इसका जो महत्व था जमींदारों तथा व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना। इसकी एक त्रैमासिक पत्रिका थी जो इसे कार्टली नाम दिया गया या कार्टली जनरल नाम को दिया गया था। फिर आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में स्थापना हुई, बम्बई में इसकी स्थापना होती है। और जो इसकी स्थापना की थी वो की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, केटी तेलग ने, रोसा मेहता ने और काशीनाथ त्र्यंबक ने इसकी स्थापना की थी। महत्व क्या था? लोगों के राजनीतिक विचारों का प्रसार करना ही इस संस्था का महत्व बनता है। नेक्स्ट फिर है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो 1852 में इसकी स्थापना होती है, मद्रास में हुई। और संस्थापक जो थे वो थे गुजर लक्ष्मी। और इसका जो उद्देश्य बना वो कानूनी और सरकारी नियमों के साथ जनता की वकालत करना इस संस्था का उद्देश्य था। इस संस्था ने 1857 के विद्रोह की भर्त्सना की थी, अर्थात जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका विरोध किया था। एक तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं। फिर बनती है आपकी मद्रास महाजन सभा। 1884 में इसकी स्थापना हुई, लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। और जो संस्थापक थे वो थे सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, एम बी राघवाचारी इसके संस्थापक थे। और इसका जो उद्देश्य था तो महाजनों और किसानों के बीच संघर्ष को रोकना था। महाजन क्या होते थे? महाजन भी एक तरीके से ऐसे मान लो कि वो जमींदार ही होते थे। और ये क्या करते थे कि जबरदस्ती टैक्स वसूलते थे, आना पौना टैक्स वसूल करिए, किसानों को बड़ा परेशान करते थे। इसी वजह से क्या था कि महाजनों और किसानों के बीच में ये संघर्ष को रोकने का कार्य करती थी। यदि कोई महाजन और किसानों के बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा होती है तो वहां पर जो दोनों में सुलह कराती थी वो मद्रास महाजन सभा ही कराती थी। इसका महत्व, पहला सम्मेलन 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 तक मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट फिर है लंदन इंडियन कमेटी। 1862 में इसकी स्थापना होती है, लंदन में ही इसकी स्थापना हुई। और इसके जो संस्थापक थे वो पुरुषोत्तम मुदलियार थे। और इसका जो महत्व बना लंदन में भारतीयों को संगठन कर राष्ट्रहित में आवाज बुलंद करना था इसका। फिर बनती है आपकी लंदन इंडिया लंदन इंडिया सोसाइटी। 1865 में इसकी स्थापना हुई, लंदन में ही होती है इसकी स्थापना भी। और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। और इनके साथ थे डब्ल्यू सी बनर्जी अर्थात डब्ल्यू सी बनर्जी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी इनके साथ थे। भारतीय संबंधी राजनीति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयों पर विचार विमर्श करना इसका प्रमुख कर्तव्य था या प्रमुख इसका उद्देश्य बनता है। अब देखो कांग्रेस से पहले की तो इतनी सारी संस्थाएं थी, दो चारों को जरूर याद रख लेना। कभी कभी मिलान करने के लिए बोल देता है, और यदि मिलान करने के लिए बोल दिया और थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है तो सवाल गलत होने के चांसेस पूरे पूरे हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कांग्रेस की स्थापना, कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार हुई। कांग्रेस का अर्थ क्या है? तो कांग्रेस का अर्थ जो था वो जनता का समाज, अर्थात जनता का समूह को ही कांग्रेस कहा गया। भारत में कांग्रेस के सचिव जो बनते हैं वो एओ ह्यूम बनते हैं। और कांग्रेस ही क्या करेंगे? एओ ह्यूम ही कांग्रेस की स्थापना करते हैं।
जो रिटायर क्या थे, रिटायर आईसीएस अधिकारी थे। पहले देखो आईएएस नहीं चलता था, वो तो आईएएस से पहले क्या चलता था, आईसीएस की परीक्षा होती थी। तो इसीलिए ये पहले रिटायर आईसीएस अधिकारी भी थे। एओ हुयू। स्थापना देखो, कांग्रेस की स्थापना न तो सेप्टी वाल्व के रूप में हुई थी और न ही तड़ित चालक के रूप में हुई थी। देखो ये सेप्टी वाल्व, और कभी कभी सवाल उठा देता है मेंस में कि ये बताइए कि कांग्रेस की स्थापना न तो सेप्टी वाल्व के रूप में हुई और न ही तड़ित चालक के रूप में हुई। टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ से जो सेप्टी वाल्व होता है और जो तड़ित चालक होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आइडिया दे देता हूँ, लेकिन इसके बारे में डिटेल हम जानकारी लेंगे जब हम मेंस के लिए हिस्ट्री पढ़ेंगे। उस दौरान हम इसमें डिटेल से देखेंगे। तो सेफ्टी वॉल्व का मतलब ये होता था कि जैसे सांस लेने के लिए वाल्व की आवश्यकता होती है शरीर में भी या इंजन वगैरह में भी। तो वो क्या था कि अंग्रेजों में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 जैसा विद्रोह एक बार फिर से ना दोहराया जाए, इसी वजह से कांग्रेस ने इसकी स्थापना अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी, कांग्रेस की, एओ ह्यूम के द्वारा। तो ताकि ये जो भारतीयों के अंदर गुस्सा फूट रहा है वो कहाँ से फूट रहा है, वो सारी जानकारी है इन्हें कांग्रेस के अनुसार मिल जानी शुरू होती थी। ये ऐसा मानते थे। इसी वजह से क्या करते हैं ये एक अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए केवल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। लेकिन इन्हें ये अंदाजा अंग्रेजों को भी नहीं था कि आगे चलकर ये संस्था इतनी बड़े रूप धारण कर लेगी। और यही संस्था क्या बनती है, आखिरकार अंग्रेजों के पतन का कारण भी कहीं ना कहीं यही संस्था बनते जा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना न तो तड़ित चालक के रूप में हुई थी और न ही उसकी सेफ्टी वाल्व के रूप में हुई थी। तो बल्कि कांग्रेस की स्थापना उस समय की परिस्थितियां भारतीय मध्यम वर्ग में जाग रही राजनीतिक चेतना के कारण हुई थी, जिसमें ह्यूम ने इस चेतना को संगठित करने के लिए भारतीय मध्यम वर्ग को अपना योगदान दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। कहाँ हुई, तो बम्बई में हुई थी इसकी स्थापना। और बम्बई में भी एक स्कूल था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय या कॉलेज में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना का श्रेय ओ ह्यूम को जाता है। कांग्रेस के बारे में पहली सार्वजनिक घोषणा मद्रास के एक पत्र हिंदू के 5 दिसंबर 1885 को के अंत में मिलती है। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में के पास गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जो पहला इसका अधिवेशन हुआ था। और इसमें केवल 72 सदस्य ही शामिल थे। अर्थात इसमें जब कांग्रेस का पहला सम्मेलन हुआ, उसमें कांग्रेस में उसमें उस सम्मेलन में पहले सम्मेलन में केवल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता जो की थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी बैठक में ह्यूम को कांग्रेस का सचिव बना दिया गया, जो 1906 तक कांग्रेस के सचिव रहते हैं। अर्थात 1885 से लेकर 1906 तक कांग्रेस के जो सचिव बने रहे वो बने रहे एओ ह्यूम। 1912 में इनकी मृत्यु के पश्चात इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता घोषित कर दिया जाता है। तो फादर ऑफ भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस वो कहे जाते हैं एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो बाद में दादा भाई नौरोजी की सलाह पर संघ के स्थान पर इसे कांग्रेस कर दिया गया, जिससे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा, या फिर हम इसे कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। शॉर्ट में हम इसे आईएनसी भी बोल सकते हैं। और जब तक हम इसे कांग्रेस को पढ़ेंगे थोड़ा शॉर्ट में लेकर चलेंगे, क्योंकि बार बार इसे इतना लंबा चौड़ा बोलेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे और मैं भी। तो इसलिए इसे आईएनसी बोलेंगे शॉर्ट में। नेक्स्ट, कांग्रेस थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक उपज है, क्योंकि यह एओ ह्यूम इसके सक्रिय सदस्य थे, ऐसा माना जाता था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन प्लेग फैलने के कारण इसका अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपुल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित होता है। पीछे भी हमने देखा था। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और पहले अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे। ये आप ध्यान रखेंगे कि पहले अधिवेशन में कितने प्रस्ताव पारित करे गए, तो पहले अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब देखो, प्रतिनिधि सबसे ज्यादा कहाँ से थे, पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा जो 72 प्रतिनिधियों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कहाँ से आए थे, तो बंबई से। बंबई से 38 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, मद्रास से 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जबकि उत्तर प्रदेश से केवल 7 ने भाग लिया,
बंगाल से 7 व्यक्ति गए और पंजाब से भी सॉरी, बंगाल से 3 व्यक्ति आए और पंजाब से भी 3 ही व्यक्ति आए थे। तो देखो, होता क्या है कि जो बम्बई के लोग थे, भाई बम्बई कोई सम्मेलन बम्बई के लोगों के लिए बम्बई में हो रहा है, तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इसी वजह से क्या था कि बम्बई के व्यक्तियों ने सबसे ज़्यादा इसमें भाग लिया था। इसी वजह से यहाँ पर 38 लोगों ने यहाँ पर भाग लिया था। अब इसमें क्या हुआ, देखो मद्रास, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब, ये सब बम्बई से बहुत दूर पड़ते हैं। इसी वजह से जो जो ये कह लो कि जो दिग्गज नेता थे वही केवल भाग लेते हैं जाकर, और कोई भाग यहाँ पर नहीं लेता। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस अपना फैलाव करेगी और उसमें क्या होगी, इसकी जो जनसंख्या होगी, या अधिवेशन में सदस्यों की जो संख्या होगी, या प्रतिनिधियों की जो संख्या होगी, वो बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे। नेक्स्ट, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन देख लेते हैं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जस्ट अगले साल होगा और कलकत्ता में हुआ था इसका दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और इसी अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आईएनसी में विलय कर दिया गया। जो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहे थे अब तक, अब इसका आईएनसी में विलय कर दिया गया, अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। किसकी सलाह पर? दादा भाई नौरोजी की सलाह पर। इसी अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन ने आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों को गोल्डन पार्टी दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। अब कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है। इसमें देखते हैं क्या होगा। देखो 1800 जस्ट अगले ही साल होगा, 1887 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। ये अधिवेशन जो होता है ये मद्रास में होता है और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो बदरुद्दीन तैयबी जी ने की थी। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? वो होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम बार तमिल भाषा का इसमें प्रयोग भी किया गया था। तो वो मद्रास में हुई थी। तो मद्रास के लोग क्या हैं? मद्रास वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है। तो यहाँ पर क्या ऐसे लोगों की जो भाषा थी वो तमिल थी। इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर पहली बार तमिल भाषा में भी भाषण दिया गया। चौथा अधिवेशन होता है 1888 में। देखो लगातार हर साल कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, लेकिन हमें सभी नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ ही पढ़ रहे हैं। लेकिन शुरू के तो हमें 6-7 पढ़ रही हैं। जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अंग्रेज थे ये। अंग्रेज अध्यक्ष थे पहले। ये ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस के पहले यूरोपीय अंग्रेज कौन थे? तो जॉर्ज यूले ही थे। इस अधिवेशन ब्रिटिश सरकार का व्यवहार कांग्रेस के प्रति नकारात्मक हो जाता है। मतलब इस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार का जो व्यवहार था वो नकारात्मक होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस थी वो अपने अधिकारों की मांग करना शुरू कर देती है। और इसी वजह से क्या होगा कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसके प्रति, या ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस के प्रति जो रवैया होगा, थोड़ा नकारात्मक होना प्रारंभ हो जाएगा यहीं से। सरकार का यह प्रयास रहा कि कांग्रेस का प्रयागराज में अधिवेशन न होने पाए। तो इसी वजह से क्या होगा, देखो इसी अधिवेशन में डफरिन ने, जो वायसराय था, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी मतलब ये कह लो मुट्ठी भर लोगों की और अल्पसंख्यकों का संगठन बताया था। अब तक देखो जो पिछले, हमने अभी पिछले अधिवेशन देखे, उसमें तो डफरिन गोल्डन पार्टी दे रहा था इन लोगों को। लेकिन यहीं पर क्या कर रहा है, अब ये कह रहा है कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का संगठन है, कि इसके बस की कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही क्या कर दिया, अपने अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया। तो इनको अधिकारों को, इन अंग्रेजों को ये बात अच्छी नहीं लगी। इसी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, इनकी बुराई करना प्रारंभ कर दिया। इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय कांग्रेस में शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिया। तो पहली बार हिंदी में भाषण किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। पांचवा अधिवेशन होता है 1889 ईस्वी में। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो विलियम वेडरबर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये जो आयोजित हुआ ये मुंबई में आयोजित होता है। इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस के विस्तार का निर्णय लिया जाए। अब कांग्रेस का यहाँ से क्या होगा, विस्तार होना प्रारंभ होगा। और प्रथम बार महिलाओं ने यहीं से भाग लेना प्रारंभ करा था। देखो अध्यक्षता तो होगी 1917 में जाकर कहीं, लेकिन किसी महिला के द्वारा, लेकिन महिलाओं ने भाग लेना यहीं प्रारंभ कर दिया था, पांचवें अधिवेशन में ही। ये पूछ सकता है कि बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं ने सबसे पहले भाग किस अधिवेशन में लिया? तो महिलाओं ने जो भाग लिया था वो पांचवें अधिवेशन से प्रारंभ करा था भाग लेना। उसके बाद में छठा अधिवेशन होता है 1890 ईस्वी में। अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता ने। कलकत्ता में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि अगला अधिवेशन इंग्लैंड में आयोजित होगा, लेकिन वहां पर क्या होगा, इंग्लैंड में आम चुनाव होने के कारण सरकार ने अनुमति नहीं दी। और इसी अधिवेशन में भारत की पहली महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली ने कांग्रेस को संबोधित किया था।
देखो, महिलाओं की एंट्री तो 5वें अधिवेशन से ही होने लगी, लेकिन जो भारत की पहली महिला स्नातक बनी थी वो थी कादम्बरी गांगुली। इन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया था, अर्थात कांग्रेस में इन्होंने भाग लिया था। अब देखो, कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन होंगे। सभी अधिवेशन में मैंने बताया कि कुछ ही याद रखने हैं आपको, सभी नहीं। जहाँ कुछ अहम बात होगी वहीं पर ही वो अधिवेशन, वहीं पर आपका क्या बनेगा, महत्वपूर्ण होगा। जैसे 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो रहमतुल्लाह ने की थी। इसी अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार पढ़ा गया था। किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पढ़ा गया था। और दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और ये माना कि भारतीयों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपये आंकी गई। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये आंकी गई थी इसके द्वारा। और इसी वजह से क्या होता है कि सबकी आंखें खुल जाती हैं कि ये हो क्या रहा है, कि अंग्रेज हमें कुछ देने के बजाय हमसे ज्यादा लूट मार कर रहे हैं वो। तो इसी वजह से क्या होता है कि इनके धन के निष्कासन का सिद्धांत एक हवा की तरह, एक तूफान की तरह फैलता है। और इसी वजह से क्या होगा, व्यक्तियों के अंदर राष्ट्रीयता की कहीं ना कहीं भावना भी जागृत होती है। 1901 का कलकत्ता अधिवेशन होता है। अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी इसकी। और गांधी जी ने इसमें हिस्सा लिया था। तो कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहली बार गांधी जी ने जो हिस्सा लिया वो 1901 में लिया था। ध्यान रखना, यहाँ पर वो केवल भाग ले रहे हैं, अध्यक्षता नहीं कर रहे। अध्यक्षता तो वो 1924 में बेलगांव में करेंगे। ठीक, तो भाग लेना प्रारंभ करा था इन्होंने 1901 में। अब ये सोचेंगे कि जी 1915 में तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, लेकिन 1901 में कहाँ से आ गए? तो 1901 में ऐसा होता था कि ये बीच बीच में आते रहते थे। और जिस समय 1901 में ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, उस समय कलकत्ता में अधिवेशन चला था। तो इसी अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। 1905 का बनारस अधिवेशन होता है। अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। बंग भंग की निंदा की गई, जो बंग भंग आंदोलन चल रहा था उसकी निंदा की गई इनके द्वारा। और गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई यहाँ पर, कि गोखले जो है वो विपक्ष के नेता हैं। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन फिर से होता है। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज का मतलब होता है हमारा स्वयं का राज या स्वयं का शासन। हमें स्वयं का शासन चाहिए, हमें अंग्रेजों का शासन नहीं चाहिए। तो ये बात कही थी दादा भाई नौरोजी ने। 1907 का सूरत अधिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता जो करेंगे वो रास बिहारी घोष करेंगे। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। और इस कांग्रेस के विभाजन के तहत जो कांग्रेस थी वो दो भागों में बट गई। एक गरम दल बना और दूसरा बना आपका नरम दल। इन दो भागों में यहाँ पर कांग्रेस बढ़ जाती है। तिलक लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और जबकि जो आपके भूपेंद्र नाथ बसु थे ने दादा भाई नौरोजी का नाम घोषित कर दिया था। तो इसी वजह से क्या होता है कि नरम दल और गरम दल के लोगों में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। देखो, दोनों का उद्देश्य एक, बस क्या था, रास्ते अलग अलग थे। उद्देश्य था स्वराज। अब ये लोग क्या थे, ये जो गरम दल के लोग थे ये हिंसा वाले थे। हिंसा के जरिए ये आजादी पाना चाहते थे। जबकि जो नरम दल के लोग थे वो अहिंसावादी थे। ये अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी चाहते थे। बस दोनों के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन उद्देश्य सेम, केवल एक ही था, स्वराज। 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन होता है। अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी इसकी। इसमें भारतीय प्रेस एक्ट का विरोध किया गया था। जो भारत में प्रेस एक्ट लाया गया था उसका विरोध 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में ही किया गया था। फिर 1911 का कलकत्ता अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता जो की थी वो विशन नारायण घोष ने की थी। इसमें पहली बार जनगण मन पढ़ा गया था। ये आप ध्यान रखेंगे कि 1911 के अधिवेशन में ही जनगण मन अधिनायक पढ़ा गया। और विशन नारायण घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर 1912 का बांकीपुर अधिवेशन होगा। अध्यक्षता रघुनाथ मुधोलकर ने की थी इसकी। और इसमें ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित कर दिया जाता है। 1912 में इनकी मृत्यु हो जाएगी, ह्यूम की। और यहीं पर ही क्या होगा, ये जो ए ओ ह्यूम थे इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फादर घोषित कर दिया जाता है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है। अध्यक्षता आरसी मजूमदार ने की थी। और इसी में तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये भी ध्यान रखना कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसका है? तो ये नारा है बाल गंगाधर तिलक का। और इसमें अध्यक्षता कर रहे थे आरसी मजूमदार, लखनऊ अधिवेशन की, जो 1916 में हुआ था।
नेक्स्ट है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पहली अध्यक्षता बनी महिला, जो बनी थी, जो पहली अध्यक्ष बनी, एनी बेसेंट थी, जो कोई महिला थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता जो करी थी, महिला अध्यक्ष बनी थी, वो एनी बेसेंट ही बनी थी। और तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था, यहीं इसी दौरान 1917 में जो हमारा तिरंगा झंडा है उसको अपना लिया गया। 1918 का बम्बई अधिवेशन होता है, तो अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने की थी इसकी। और कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसी में होता है। एक बार फिर से, तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में हो जाता है। हालांकि 1916 में कांग्रेस का जो था, कांग्रेस 1907 में जो विभाजित हुई थी वो 1916 में जाकर क्या हो जाती है, एक हो जाते हैं बाद में। लेकिन 1918 में फिर से एक विभाजन हो जाता है एक बार और। उसके बाद में 1920 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जो 1 अगस्त 1920 को क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है असहयोग आंदोलन। और इसे असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करेंगे महात्मा गांधी। 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन होता है, अध्यक्षता करेंगे हकीम अजमल खान। लेकिन अध्यक्ष सियादास चुने गए थे, ये ध्यान रखना। जबकि देखो, हकीम अजमल खान ने सियादास की ओर से अध्यक्षता की थी, क्योंकि सियादास जो थे ये जेल में थे। तो जेल से अध्यक्षता कैसे करते, तो इनकी एवज में, इनके नाम पर जो अध्यक्षता की वो हकीम अजमल खान ने की थी। 1924 का बेलगांव अधिवेशन होता है, और ये जो बेलगांव अधिवेशन में, इसे प्रथम व अंतिम बार अध्यक्षता जो की थी, ये गांधी जी ने की थी। कि गांधी जी ने केवल और केवल कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार की थी, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। फिर है 1925 का कानपुर अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये भी। अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है सरोजिनी नायडू। ये आप ध्यान रखेंगे कि देखो, पहली महिला जो थी वो थी एनी बेसेंट, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। इसलिए पहली महिला 1917 में जो अधिवेशन में अध्यक्षता की थी उन्होंने, वो इन्होंने ही की थी इसकी अध्यक्षता। तो पहली भारतीय जो महिला बनी थी वो बनी थी सरोजिनी नायडू। इसी में हिंदी को राजभाषा बनाने का के रूप में जोड़ दिया गया था, कि जो भारत की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, इसी पर जोर दिया गया था। हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा इसी अधिवेशन में। और इसमें विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया, कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसमें गाया गया था, तो वो 1925 के कानपुर अधिवेशन में ही गाया गया था। उसके बाद में 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, अध्यक्षता करेंगे जेएल नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया, कि अब हमें स्वराज्य नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। हमें किसी भी तरीके से अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं चाहिए, बस अंग्रेज इतना काम करें कि वो भारत छोड़कर चले जाएं। उसके बाद में 1931 का कराची अधिवेशन होता है, अध्यक्षता जो करी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया, कि भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार भी होने चाहिए। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद नहीं। आखिर ऐसा क्यों कह रहे थे, तो गांधी जी जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना चाहते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो गांधी जी के इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ थे, और इसी वजह से गुस्से में आकर गांधी जी ने ये कहा था कि गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद नहीं। 1934 के बम्बई अधिवेशन होता है, 1934 में अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। और कांग्रेस को समाजवादी कहा गया, कि कांग्रेस एक समाजवादी संस्था है, इसी अधिवेशन में कहा गया था। 1936 का लखनऊ अधिवेशन होता है फिर से, तो जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया गया, और तथा कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई, कि अब कांग्रेस के पार्लियामेंट बोर्ड की भी स्थापना कर दी जाए यहाँ पर। तो इसी में ही 1936 के लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई, और कांग्रेस को का जो लक्ष्य घोषित किया गया वो समाजवाद घोषित कर दिया गया। 1937 का फैजपुर अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ था, तो ये ध्यान रखना कि फैजपुर का जो अधिवेशन हुआ था वो किसी गांव में हुआ था पहली बार, और कृषि पर जोर दिया गया था यहाँ पर। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसी अधिवेशन में रजवाड़ों को भी कांग्रेस में शामिल करा गया, जो देशी रजवाड़े थे, जो छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा थे, उनको भी यहाँ पर क्या कर लिया गया, यहाँ पर इस संगठन में शामिल कर लिया गया। उसके बाद में 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन होता है मध्य प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी अध्यक्षता जो की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। गांधी जी द्वारा समर्पित प्रत्याशी पट्टाभी सितार मैया को इन्होंने पराजित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने बाद में इस्तीफा दे दिया, और इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। हुआ क्या, यहाँ पर देखो, सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए थे अध्यक्ष पद के लिए, और गांधी जी की तरफ से
जो इनके शिष्य थे वो पट्टाभी सितार मैया थे, ये यहाँ पर खड़े हुए थे। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस ने, जो वोटिंग हुई अध्यक्ष पद के लिए, सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सितार मैया को हरा दिया। तो इसी वजह से क्या हुआ, जो गांधी जी थे उनकी जो थी वो एक तरीके से ये मान लो कि जो छवि बनी हुई थी उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का कोई ऐसा इरादा नहीं था बिल्कुल भी, वरना राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्यों दी जाती। तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। देखो, जब दो व्यक्ति लड़ते हैं, एक की तो हार और एक की जीत तो तय होती है वहां पर, वही कामयाबी हुआ यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। लेकिन ये बात गांधी जी को नागवार गुजरी, तो इसी वजह से क्या हुआ, गांधी जी नाराज ना हो इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया, अपने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। और बाद में इसकी इस अधिवेशन की, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं वो राजेंद्र प्रसाद करते हैं। 1946 का मेरठ अधिवेशन होता है। ये मेरठ अधिवेशन जो होगा इसकी अध्यक्षता करेंगे जेबी कृपलानी। ये स्वतंत्रता की प्राप्ति तक अध्यक्ष बने रहे। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा, देखो इसके बाद में कोई ऐसा मौका ही नहीं मिल पाएगा कि कोई ऐसा बने जो अध्यक्ष बन जाए, क्योंकि मौका ही नहीं मिला अध्यक्ष के लिए इलेक्शन कराने के लिए। क्योंकि जो होगा 1945 में क्या हो जाता है, या 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आ जाता है, और यही क्या करता है, संविधान के सभा का प्रस्ताव रख देता है। तो इसी वजह से क्या होगा कि ये अंत तक क्या बने रहेंगे, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष बने रहेंगे। नवंबर 1947 में ये त्यागपत्र दे देते हैं, और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष, या राजेंद्र सिंह या राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद लिख लो बल्कि, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। अब देखो कुछ विशेष अधिवेशन भी हुए थे कांग्रेस के, जैसे 1918 का बम्बई का विशेष अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने की थी। रोलेट एक्ट पर विचार विमर्श के लिए बुलाया गया था। जो रोलेट एक्ट आया था, ये जो रोलेट एक्ट था, ये था बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून था। इसका मतलब ये था कि बिना किसी भी व्यक्ति को, यदि आपको शक है उस पर कि ये कोई गलत कार्य कर सकता है, तो उसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील की के भी आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। इसी वजह से इसे काले कानून की संज्ञा दी गई। तो रोलेट एक्ट पर विचार विमर्श करने के लिए अचानक मुंबई में एक स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया था। 1920 का कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ। इसमें लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी इसकी, और इसी में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, और सी आर दास ने असहयोग का विरोध किया था। ध्यान रखेंगे कि असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था, तो सी आर दास ने इसका विरोध किया था। फिर होगा 1923 का दिल्ली का विशेष अधिवेशन। अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद ने की थी इसकी। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना इन्हीं के समय में होती है। उसके बाद में देखो, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो बने थे वो अबुल कलाम आजाद बने थे, और सबसे लंबे समय तक भी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। देखो 1939 से लेकर 1945 तक यही अध्यक्षता करेंगे, क्योंकि इसी बीच में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, और इसी दूसरे विश्व युद्ध में क्या होगा, कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होगा। इसी वजह से जो 1939 में अबुल कलाम आजाद बने अध्यक्ष, वो 1945 तक बने रहे। सर्वाधिक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये ध्यान रखेंगे। और सरोजिनी नायडू एकमात्र भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कौन सी? 1925 का कानपुर अधिवेशन की इसमें अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। यदि कोई महिला को पूछ ले कि पहली महिला कौन थी, तो 1917 में की थी एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, ये पहली महिला थी। ठीक, नेक्स्ट। अब कांग्रेस के बारे में लोगों के क्या क्या मत थे वो देख लेते हैं। लोग कहते हैं कि यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था जिसकी संख्या सूक्ष्म थी। ये क्या है, किसने? डफरिन ने कहा था। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में मेरे रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। ये कहा था करजन ने, लॉर्ड करजन ने, जो बंगाल का विभाजन करेगा। गंदी चीज और देशद्रोही संगठन, ये करजन ने कहा था कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस एक गंदी चीज है और देशद्रोहियों का एक संगठन है। ये करजन की कहानी थी। कांग्रेस वास्तव में डफरिन की दिमाग की उपज थी, ये वोमेश चंद्र बनर्जी ने कहा था। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी, और कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी गई। ये कहा था लाला लाजपत राय ने। कभी कभी स्टेटमेंट दे दिया जाता, पूछ लेता है कि किसकी स्टेटमेंट क्या है। देखो, ये जो है ये आपका यूपीएससी का है। यदि आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं पूरे को, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है आपको। ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व योजना थी, ये कहा है आरसी दत्त ने। यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी
भाषण, ऐसे तीखे भाषण दिया करते थे बाल गंगाधर तिलक। ये जो थे ये गर्म दल के नेता थे। गर्म दल में आते थे, जैसे आप देखते हैं ना, लाल, बाल और पाल, ये तीनों ही गर्म दल के थे। लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक और पाल फॉर विपिन चंद्र पॉल। याचना संस्था और भिकमंगी नीति, कांग्रेस को याचना संस्था और भिकमंगों की नीति कहा था विपिन चंद्र पॉल ने। 3 दिन का तमाशा कहा था अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस को। नेक्स्ट है, अब देखो थोड़ा सा मुस्लिम लीग के बारे में देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, कहाँ हुई, कौन कौन से अधिवेशन हुए। ज्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में। तो इसकी जो स्थापना होगी वो 1906 में होगी। कर्जन की बातों को पूर्णतः देने के लिए ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों के सामने एक अलग राजनीतिक संगठन का सुझाव दिया। अब देखो क्या था, क्योंकि अब इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेज को ये लगा कि कांग्रेस तो आगे बहुत आगे निकलती जा रही है, तो अंग्रेजों को ये लगा कि इसके तोड़ के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो इन्होंने कांग्रेस से मुसलमानों को अलग ही कर दिया। क्यों ना तुम अपनी मांग मनवाने के लिए मुस्लिमों को अलग कर दो। तो मुस्लिमों को अलग करने का काम यहाँ किया गया पहली बार, और इसी वजह से मुस्लिम लीग की स्थापना अलग से हो जाती है। तो 30 दिसंबर 1906 को बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई ढाका में। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलता है। और मुस्लिम लीग के प्रमुख अधिवेशन जो होते हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन से मुस्लिम लीग के अधिवेशन हुए। जैसे 1906 में स्थापना हुई, 1907 में कराची अधिवेशन हुआ, स्थान था कराची, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो आदमजी पीर ने की थी। 1908 में इसका अमृतसर में इसका अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता जो की थी वो सैयद अली इमाम ने की थी। मीर अली की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना लंदन में हुई थी। 1915 का बम्बई अधिवेशन होता है, अध्यक्षता मजरुल हक करते हैं। कांग्रेस में मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन होता है। यहाँ पर कोशिश करेगी कि ये एक हो जाए, लेकिन एक नहीं हो पाए क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि एक हो। 1909 का अमृतसर अधिवेशन होता है, अध्यक्षता कर रहे थे हकीम अजमल खान इसकी। और बकरीद के अवसर पर गोवध निषेध का प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि जो बकरा ईद होगी वहां पर गोवध नहीं किया जाएगा, अर्थात गाय को नहीं मारा जाएगा। ऐसा प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया। 1930 में इलाहाबाद में इसका अधिवेशन होता है, मोहम्मद इकबाल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का विचार पहली बार मोहम्मद इकबाल ने ही दिया था। तो यहीं से क्या होती है, यहीं से फूट पड़ना शुरू होती है कि अब हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। 1940 का लाहौर अधिवेशन होता है, मोहम्मद अली जिन्ना इसकी अध्यक्षता करते हैं। और दो राष्ट्र का सिद्धांत भी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही दिया गया कि अब हिंदुओं के लिए भारत होगा और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान होगा। तो दो राष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में दिया था। और 1943 में कराची अधिवेशन हुआ, और इसकी जो अध्यक्षता की थी फिर से एक बार मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और इसी में ही इन्होंने नारा दिया, बांटो और छोड़ो का नारा दिया कि अब भारत को दो भागों में बांट दिया जाए, और जिसको एक को भारत नाम दिया जाएगा, दूसरे को पाकिस्तान नाम दिया जाएगा। तो इसी वजह से बांटो और छोड़ो का नारा यहीं पर दिया गया था। 23 जनवरी 1933 को पहली बार चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो ये कौन था, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था, चौधरी रहमत अली। इसी ने क्या करा था, पाकिस्तान शब्द पाकिस्तान जैसा शब्द को उसने गढ़ा था। तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो ये दिया था चौधरी रहमत अली ने। अब देखो, यहीं तक थी आपकी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना। इसको हमने डिटेल से पढ़ा। यदि कोई अब भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ डाउट है। और यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते, आप सीक्रेट रखना चाहते हैं बातों को, तो आप मेल के माध्यम से आप मुझे अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। तो वहाँ भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है और रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम यूज नहीं करते तो व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए। तो दोनों में से कोई एक ज्वाइन कर लीजिए, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। और यदि आपको हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप मेल कर दीजिए, तो आपको वहाँ पर वो पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके साथ साथ यदि आपको हार्ड कॉपी के रूप में हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, वो हार्ड नोट्स चाहिए, तो वो आपको अपने एड्रेस पर 8 से 10 दिन में पहुँचा दिए जाएंगे। तो उसके लिए भी आप मेल करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह प्रकार से पीडीएफ चाहिए या हार्ड कॉपी चाहिए। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।